नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशा और आज मैं बात करने जा रही हूं लेखक जाबिर हुसैन द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। दरअसल सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है जिसे लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में लिखा है। यहाँ संस्मरण का अर्थ यह है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में लेख लिखते हैं तो हम उसे संस्मरण कहते हैं। लेखक जाबिर हुसैन को सालिम अली की मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा और इसलिए लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद सांवले सपनों की याद संस्मरण लिखा। इस संस्मरण में लेखक ने सालिम अली का सजीव चित्रांकन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सुनहरे पक्षियों की सुंदर पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की ओर अग्रसर था। दरअसल लेखक कहते हैं कि सालिम अली की शव यात्रा में यूं तो हजारों लोग जा रहे थे, लेकिन उस हुजूम यानी भीड़ में सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। उस समय मानो ऐसा लग रहा था कि वो किसी सैलानियों की तरह अपने कंधों पर अपने अंतहीन सफर की ओर चल पड़े हो। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से बिल्कुल अलग था। यह उनका आखिरी सफर था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई वन पक्षी अपनी जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। अब कोई भी व्यक्ति अपने दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। सालिम अली कहते थे कि प्रकृति और पक्षियों को आदमी की नजर से देखना आदमी की सबसे बड़ी भूल है। हमें पक्षियों को पक्षियों की नजर से और प्रकृति की वस्तुओं जैसे जंगलों, पहाड़ों और झरनों को उनकी ही दृष्टि से देखना चाहिए। पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है और वृंदावन का नाम सुनते ही कृष्ण की याद आ जाती है। लेखक कहते हैं कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों संग रास लीला रचाया था और कब माखन से भरे मटकी फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। पता नहीं कब कृष्ण ने वाटिका में घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था और कब दिल की धड़कनों को तेज करने वाले अंदाज में बांसुरी बजाई थी। पता नहीं कब पूरी वृंदावन संगीतमय हो गई थी, लेकिन आज कोई भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी के ओर बढ़ती है तो लगता है कि जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बांसुरी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वह आ जाएगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल में छा जाएगा। आखिर वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? लेखक कहते हैं कि सालिम अली दुबले पतले थे। सालिम अली ने बहुत अधिक यात्राएं की थीं, जिससे उनका शरीर थक चुका था। यात्राओं के कारण उनका शरीर दुर्बल भी हो गया था। 100 वर्ष की आयु पूरा होने में कुछ ही समय बचा था कि उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो गई और यही रोग उनकी मौत का कारण बनी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई। उनकी आंखें पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली को बर्ड वॉचर के नाम से जाना जाता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी और इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने उन्हें काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। सालिम अली केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहते थे।
वे साइलेंट वैली को संरक्षित कराने का अनुरोध लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिलने गए थे। सालिम अली ने उनके सामने पर्यावरण से संभावित खतरों का चित्र उनके सामने रखा और कहा कि पशु पक्षियों के मारे जाने से प्रकृति संतुलन बिगड़ जाएगा, जिस कारण पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही पक्षियों के लुप्त हो जाने से प्रकृति अपने धरोहर से वंचित हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह जी गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की बूंदों के प्रभाव को अच्छी तरह समझते थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह जी ने सालिम अली द्वारा प्रस्तुत प्रकृति के विरोध किए जा रहे खिलवाड़ को समझा, जिस कारण चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। अब कौन बचा है जो गीली मिट्टी की सुगंध पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? अब कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली को देखकर लेखक को अंग्रेजी उपन्यासकार D.H. लॉरेंस की याद आई, क्योंकि D.H. लॉरेंस भी प्रकृति और पक्षी प्रेमी थे। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ बताए। तब फ्रीडा ने कहा कि लॉरेंस के विषय में ढेर सारी बातें मुझसे अधिक मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। फ्रीडा कहती है कि मुझे विश्वास है कि मेरे छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से नीलकंठ की एक गौरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी थी। तब उस घायल गौरैया को देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने गौरैया की खूब देखभाल की। उस नीलकंठ वाली गौरैया ने उनके जीवन को ही बदल दिया और वो बर्ड वॉचर बन गए। और इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ अ स्पैरो में भी किया है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें आज भी महसूस होता है कि वह पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और हमारी चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाली एक नई कहानी को आप सबसे पहले देख सके। और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। धन्यवाद।